टॉपिक्स बच गया था, उस चीज़ को कवर अप करेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। देखिए, आज का जो इस लेक्चर है इसमें बहुत आपको जो है वो कुछ कुछ टर्म्स जो है वो आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे कि आप लोग का है इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, तो अब इसको समझिए कि ग्लूकोज से फ्रुक्टोज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इसको ओसाजोन बनाएंगे। ग्लूकोज से ग्लूकोज ओसाजोन बनाते हैं। और आपको पता है कि ओसाजोन बनाने के लिए 3 मोल आपका फिनाइल हाइड्रोजन होगा। अब जब इस ओसाजोन को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जहां पे भी C डबल बॉन्ड N है ना, वहां पे C डबल बॉन्ड O हो जाता है हाइड्रोलाइसिस में। C डबल बॉन्ड N जो है वो हाइड्रोलाइसिस से C डबल बॉन्ड O हो जाता है। ऐसा इसलिए हो जाता है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे मान लो कि NH है, अब वाटर इस पे अटैक करेगा, तो वाटर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन यहाँ पे NH2 और यहाँ पे OH। और अभी OH आया है इसलिए OH निकलेगा नहीं, इसलिए NH3 निकलेगा। तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड NH, सॉरी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ NH3 निकल जाएगा। और वही चीज अगर NH3 इससे रिएक्शन करता है तो ये बन जाता है। ध्यान से समझिए इस फंडामेंटल को, आखिर ये है क्या, ये फंडामेंटल को समझने की जरूरत है। देखिए, C डबल बॉन्ड O हो, C डबल बॉन्ड NH हो, और इसको अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है C डबल बॉन्ड O में। लेकिन अगर इसमें हम NH3 सॉल्यूशन डालते हैं, NH3, तो ये रिएक्शन करता है ऐसा। ऐसा क्यों होता है, देखिए इसका प्रैक्टिकली समझते हैं। अगर कोई एक कंपाउंड है और इसमें वाटर डालें, हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर डालें, तो ए के सराउंडिंग में जो है वो वाटर है, ए के जो सराउंडिंग में है वो वाटर है। और दूसरा, अगर बी के में हम NH3 डालें तो बी के सराउंडिंग में जो है NH3 ज्यादा है। इसका मतलब समझिए, ये एक कंपाउंड है C डबल बॉन्ड NH, इसके सराउंडिंग में H2O ज्यादा है, तो H2O अटैक करेगा। मान लो कि इसमें ए के सराउंडिंग में H2O ज्यादा, H2O अटैक किया और यहां से ए से NH3 निकल गया। मान लो इस रिएक्शन के दौरान H2 लेकर के NH3 निकल गया, वो NH3 अवेलेबल सामने नहीं होगा कि अटैक कर ले। जैसे यहां से निकल गया और इसके आसपास बहुत ज्यादा H2O है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा C डबल बॉन्ड O रहने का, NH3 अटैक नहीं करेगा। लेकिन दूसरे केस में जस्ट इसमें NH3 डालने का मतलब है कि इस C डबल बॉन्ड के सराउंडिंग में NH3 आपके पास ज्यादा है, जिसके कारण से फिर ये वैसे वर्सा रिएक्शन करता है। तो अगर C डबल बॉन्ड N है, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक याद रखना है कि ये जो रिडक्शन है ये ZnCH3COOH स्पेसिफिक इस एल्डिहाइड को रिडक्शन कर पाता है। बहुत सारा ऐसा रिडक्शन है जो एल्डिहाइड ही को केवल करता है। ठीक है, तो केवल रिडक्शन एल्डिहाइड को कर पाता है ZnCH3COOH। ये रिएक्शन कैसे करता है, ये मेटल और ये एसिड से रिएक्शन करता है, ये एसिड है, तो एसिड से रिएक्शन करने पे क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O का होल ट्वाइस Zn, और ये नेसेंट हाइड्रोजन निकाल करके इसको रिड्यूस कर देता है। कैसे, C डबल बॉन्ड O है, H है, तो इस बॉन्ड को तोड़ के यहाँ H कर देगा, यहाँ H कर देगा। तो आपको याद रखना है कि ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बनाने के लिए पहले आपको ओक्साजोन बनाना है, हाइड्रोलाइसिस करना है, और जिंक कार्बोक्सिलिक एसिड से रिडक्शन करना है। ये आपको एक फ्लो में याद होना चाहिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, आपका सिलेबस में है कि ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बनाने के लिए कौन सा स्टेप्स फॉलो करेंगे। आपको पहला रिएजेंट होगा, फिर ओसाजोन, फिर ऐसा लिखा रहेगा हाइड्रोलाइसिस, फिर ऐसा रहेगा रिडक्शन। तो ये सीक्वेंस में अगर रहेगा तो ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बनाने का सही सीक्वेंस है। ये क्वेश्चन इस टाइप में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि ग्लूकोज से फ्रुक्टोज बनाने के लिए सबसे पहले ओसाजोन बनाएंगे, ओसाजोन बनाने के बाद हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद स्पेसिफिक रिडक्शन करेंगे। स्पेसिफिक मतलब केवल एल्डिहाइड को रिडक्शन करने वाला जिंक और कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करेंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे, ये फ्रुक्टोज से ग्लूकोज बनाने का मेथड है। फ्रुक्टोज से ग्लूकोज बनाने का मेथड है, क्योंकि दोनों पढ़ना है आप लोगों को सिलेबस में, ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज टू ग्लूकोज। ठीक है, देखिए
अब इसमें क्या करेंगे, पहले इसको रिड्यूस कर देंगे, सोडियम अमलगम H2O से रिड्यूस कर देंगे। ये भी देखो, जब भी मेटल और कोई एसिड हो ना तो वो रिड्यूस करता है, क्योंकि मेटल एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है और प्लस एक नेसेंट हाइड्रोजन निकालता है, वो रिड्यूस करने जाता है। तो ये भी सोडियम मेटल और H2O रिडक्शन करेगा। तो इसको रिडक्शन अब कहाँ करेगा, H और H। सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन ज्यादा अच्छा से निकालेगा, ज्यादा रिएक्टिव रिएक्टिव इसलिए दो कीटोन को कर दिया, ठीक है। तो ये रिडक्शन हो गया और ये बना आपका, ये इसलिए लिखा हुआ है डायस्टेरियोमेरिक सोर्बिटोल एंड मैनिटोल। ये इसलिए लिखा गया क्योंकि देखो, अगर CH2OH और नीचे CH2OH, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर H, इधर OH। अब यहाँ पे जो है ना, ये जो है एक बार ये OH इधर बनेगा, एक बार इधर बनेगा, तो दूसरा बार क्या होगा, OH इधर बनेगा, एक बार इधर बनेगा। तो एक को बोलते हैं सॉर्बिटोल, एक को बोलते हैं मैनिटोल, इसलिए इसको बोलते हैं डायस्टेरियोमेरिक मिक्सचर, ठीक है। या तो एनोमेरिक बोल सकते हैं, एनोमेरिक और डायस्टेरियोमेरिक दोनों एक जैसा यहाँ पे मान सकते हैं। अब HNO3 से जब ऑक्सीडेशन कराएंगे, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों को ऑक्सीडेशन करना चाहिए, इसको भी और इसको भी, लेकिन ये सेलेक्टिवली एक ही को किया गया है, ऐसा नहीं कि दोनों को किया गया है। अच्छा बोलेंगे क्यों, तो ऐसा कुछ नहीं है क्यों, ये बहुत बहुत ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट में नहीं बनता है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दे देंगे तो दोनों को करना चाहिए, लेकिन एक को किया है। आपको एक स्पेसिफिक बनाना है तो कंट्रोल मेथड से बनाते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि दोनों को कर ले, दोनों पॉसिबिलिटी पे भी डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे कर देंगे हीट। अब हीट करने से क्या होगा, अब यहां से देखिए, ये जो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते, C डबल बॉन्ड OH और एल्कोहल है HO। तो एस्टिफिकेशन रिएक्शन पढ़े हो ना कि ये OH और इसका H निकल के एस्टिफिकेशन बनता है, एस्टर बनता है, C डबल बॉन्ड O, वो R। उसी तरह से एस्टिफिकेशन होगा, तो एस्टिफिकेशन जब रिएक्शन होगा तो कोई एक एल्कोहल ग्रुप लेगा, तो जनरली 6 मेंबर का प्रीफर करता है, 6 मेंबर का रिंग बनना चाहेगा। तो देखिए एक, अब यहां से 2 3, सॉरी ये कार्बन नहीं है, ये पूरा एक ये है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 6, सॉरी 1 2 3 4 5, ये यहां से भी ले सकता है, ऐसा नहीं कि यहीं से लेगा, यहां से भी ले सकता है, 6 से भी ले सकता है, और ज्यादा अच्छा 6 से रहेगा, ठीक है। तो आपको 5 से लो 6 से लो, उससे आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको मेन स्टेप पूछा जाएगा किस स्टेप को फॉलो करते हैं। तो मान लो ये हुआ। अब ये सोडियम अमलगम जो इस CO2 है ना, ये क्या करेगा, इसको तोड़ने का काम करता है। सोडियम अमलगम कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में लैक्टोन को, साइक्लिक ईथर को, मतलब साइक्लिक एस्टर को ये तोड़ देता है। ये आप लोग को, अगर आप जैम उम का तैयारी किए होंगे तो ये बहुत स्पेसिफिक रिएजेंट होता है इस तरह का एस्टर को तोड़ने का, रिंग का जो एस्टर का तोड़ने का ये स्पेसिफिक रिएजेंट होता है, इसको तोड़ देगा। अब करेगा क्या, ये ओवरऑल यहाँ पे ऐसे H इधर लगाएगा और H इधर लगाएगा, मतलब इसको तोड़ देगा ऐसा, यहाँ वाटर भी रहता है। अब क्या हो जाएगा, COH, फिर यहाँ पे CHOH, मतलब नीचे जैसा का वैसा रहेगा। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, किस बात को समझना है, देखिए, तो आपको इस बात को यहाँ पे समझना है कि आखिर किस स्टेप से फ्रुक्टोज से ग्लूकोज बनना है, आपको बस इतना ही याद करना है। आप एग्जैक्ट रिएक्शन याद रखते हैं या नहीं रखते उससे मैटर नहीं रखता, ये मैटर जरूर रखता है कि आप स्टेप को याद रखते कि नहीं रखते। सबसे पहला आप सोडियम अमलगन वाटर डालेंगे और उसको रिडक्शन करेंगे, और ये आपको याद रखना है कि सोर्बिटोल या मैनिटोल का मिक्सचर बनेगा। उसके बाद HNO3 से रिएक्शन करने के बाद आपका ग्लूकोनिक और मैनोइक एसिड का एक मिक्सचर बनेगा, ठीक है। कम से कम ये याद रखिए ग्लूकोनिक एसिड बनता है, मतलब एक COOH में बदल देगा, ठीक है। उसके बाद जब हीट करते हैं तो एक लैक्टोन बनेगा, ठीक है, लैक्टोन। और ये जी मतलब होता है जैसा पोजीशन होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस तरह से, ठीक है। एक लैक्टोन बनेगा। सोडियम अमलगम कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में डालेंगे तो वो आपका एक ग्लूकोज बना देगा। ग्लूकोज और मैनोज इसलिए बोला है
क्योंकि जो वो OH है उसका पोजीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि हर जगह पे ये पोजीशन अलग है, या तो OH राइट रहेगा, या तो राइट रहेगा, राइट रहेगा या तो लेफ्ट रहेगा, या तो राइट रहेगा या तो लेफ्ट रहेगा। तो राइट रहेगा तो ग्लूकोज, लेफ्ट रहेगा तो मैनोज। तो इस तरह से फ्रुक्टोज टू ग्लूकोज या मैनोज बनाते हैं। आपको ये स्टेप याद रखना है कि पहले सोडियम एमलगम वाटर डालते हैं, रिडक्शन करते हैं, ठीक है, ये सोर्बिटोल बनाते हैं, फिर इसको ऑक्सीडेशन करते हैं, ग्लूकोनिक एसिड बनाते हैं, फिर इसको आपका हीट करते हैं, लैक्टोन बनाते हैं, लैक्टोन के बाद आपका फिर सोडियम अमलगम कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में डालने से लैक्टोन टूट जाता है और ये आपका ग्लूकोज बनता है। ये दोनों प्रोसेस आपको याद रखना है कि फ्रुक्टोज टू ग्लूकोज बनाने के लिए, ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज बनाने के लिए पहले आपको क्या करना है, ओसाजोन बनाना है, ओसाजोन के बाद हाइड्रोलाइसिस करना है, हाइड्रोलाइसिस के बाद आपका एक स्पेसिफिक रिडक्शन करना है जिंक एसिड के साथ। और फ्रुक्टोज टू ग्लूकोज या मैनोज बनाने के लिए इस सारे स्टेप को फॉलो करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से जो ग्लूकोज से फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करने का जो स्टेप था वो आपको याद रखना है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो है आपको पूछा जाता है क्वेश्चन जो सिलेबस में आप लोगों कि चेन बढ़ाने के लिए और चेन घटाने के लिए, जैसे में कार्बन का, जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 6 से 7 कार्बन करना है, 6 से 5 कार्बन करना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है किस मेथड का यूज करते हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि चेन बढ़ाने के लिए आप किलियानी फिश्चर सिंथेसिस का यूज करते हैं। ये नेम आपको याद रखना है पहला, इसमें क्या क्या स्टेप है वो स्टेप भी याद रखना है, लेकिन नेम आपको याद रखना है कि कार्बोहाइड्रेट का चेन को लंबा करने के लिए किलियानी फिश्चर सिंथेसिस का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद चेन को छोटा करने के लिए रफ डिग्रेडेशन को यूज करते हैं, और दूसरा ओल्स डिग्रेडेशन का यूज करते हैं। रफ डिग्रेडेशन और ओल्फ डिग्रेडेशन का यूज करते हैं। ये नेम आपको एग्जैक्ट स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। आप बार बार अपने मन में बोलिए कि चेन को लंबा करने के लिए किलियानी फिशर सिंथेसिस, चेन को छोटा करने के लिए रफ डिग्रेडेशन, ओल्फ डिग्रेडेशन यूज करते हैं। अब इसमें कौन सा स्टेप यूज करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। स्टेप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। आप बीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हो कि आपको स्टेप मतलब रिएक्शन करके देखना है, आपको कम से कम स्टेप याद होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। देखिए किलियानी फिशर सिंथेसिस में यूज क्या करते हैं, सबसे पहले साइनोहाइड्रिन यूज करते हैं। देखो CHO है, HCN से रिएक्शन यूज करेंगे तो C डबल बॉन्ड OH, इसे यूज करेंगे COH में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे CN कन्वर्ट हो जाएगा, साइनोहाइड्रिन बनेगा। और इसको फिर हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा। तो CN को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देंगे। अब जो एल्डोनिक एसिड टू लैक्टोन, जो फ्रुक्टोज से ग्लूकोज बनाते समय लैक्टोन बना रहे थे, उसी तरह से देखिए साइनोहाइड्रिन बना, OHCN आया एक कार्बन पे, इसमें इसको हाइड्रोलाइसिस कर दिया और यहाँ से लैक्टोन बनाएंगे। देखिए जनरली 6 मेंबर का बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर का लैक्टोन बनाए, हीट करेंगे तो लैक्टोन बन जाएगा, इसका OH और इसका H, इसका H ले लेंगे तो लैक्टोन बन जाएगा। और लैक्टोन बनाने के बाद देखिए लैक्टोन का, तो इस लैक्टोन को तोड़ने के लिए या तो सोडियम अमलगम वाटर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे NaBH4 यूज करते हैं, NaBH4, ठीक है। देखिए रिडक्शन ऑफ लैक्टोन विथ सोडियम बोरोहाइड्राइड टू गेट हायर एल्डोज। अब ओवरऑल चेंज जो है रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो NaBH4 देंगे तो ये लैक्टोन टूट जाएगा, तो यहाँ भी H आएगा और यहाँ भी H आएगा, तो इस तरह से आपका अल्डोज बन जाएगा, है ना। तो एक कार्बन बढ़ा करके कैसे स्टेप करें किलियानी सिंथेसिस में, पहले तो आपको याद रखना है कि कार्बन को बड़ा करने के लिए, कार्बन को चेन को बढ़ाने के लिए आपको किलियानी फिशर सिंथेसिस का यूज करते हैं। इसमें स्टेप्स आपको याद रखने हैं कि पहला जो स्टेप्स होता है वो साइनोहाइड्रिन बनाना है, फिर उसको हाइड्रोलाइसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, फिर उसको हीट करके लैक्टोन में कन्वर्ट करना है, लैक्टोन को तोड़ करके आपको NaBH4 के साथ रिडक्शन करके आपको एक एल्डोज बनाना है। इस तरह से कार्बन का चेन को बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये स्टेप आपको क्लियर याद होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जैसे कि यहाँ पे जो एक कार्बन बढ़ा और जो OH आया, जैसे OH आया तो यहाँ पे दोनों इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है भाई। ये CHOH में कन्वर्ट हुआ तो ये CHOH किधर भी हो सकता है ना, OH इधर भी, ये तो प्लेन में था,
जब वन प्लेन में था, जो आने, जैसे ये प्लेन में आने वाला इधर से आएगा तो ये नीचे चला जाएगा हाथ, और अगर नीचे से आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये पहले प्लेन में अगर ऊपर से धकेलेंगे तो नीचे जाएगा, नीचे से धकेलेंगे ऊपर आएगा। तो या तो वो OH राइट आएगा, लेफ्ट आएगा, इसमें भी इधर इधर आएगा, मतलब या तो ग्लूकोज बनेगा या तो मैनोज बनेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है किलियानी सिंथेसिस, देखो CH2OH, CHOH का होल थ्राइस, और यहाँ CHO है, और किलियानी सिंथेसिस लिख दिया है, मतलब ये बदल जाएगा CHOH में, और यहाँ पे बदल जाएगा CHO। अब ये CHOH क्या करेंगे, या तो OH इधर, या तो H इधर, या तो OH इधर, या तो H इधर, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्ट लिखा रहेगा किलियानी सिंथेसिस में क्या बनेगा, ठीक है। उसके बाद रफ डिग्रेडेशन, कार्बन को छोटा करना है तो क्या यूज करते हैं, तो ये स्टेप को हम यहाँ पे पढ़ करके ना हम यहीं पे बता रहे हैं कि क्या करते हैं। तो इसको भी थोड़ा याद करना है। सबसे पहले ना ब्रोमीन वाटर से इसको ऑक्सीडेशन करते हैं, कार्बोक्सिलिक में बदलेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करने के बाद ये एक सॉल्ट बनेगा, जिसमें हाइड्रोजन निकल जाएगा और Ca बन जाएगा। Ca 1/2 कहने का मतलब है, जैसे मान लो कि CH3 COOH है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, आप लोग पढ़े हो गए। तो अब ये क्या हो जाएगा, OH इस हाइड्रोजन को ले लेगा, H2O बनाएगा, और ये क्या हो जाएगा COO माइनस, और Ca पे 2+ है, Ca2+ है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा। हम ट्वाइस यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं, अच्छा से लिखाएगा नहीं, बड़ा कंपाउंड है। तो इस 2 के जगह पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, और इसके नीचे भी 1/2। जैसे मान लो जैसे मान लो NaCl है, और यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड करके क्या करते हैं, NaCl कर देते हैं। उसी तरीके से ये कंपाउंड है CH3COO का होल ट्वाइस, और Ca, तो 1/2 यहाँ कर देंगे, 1/2 यहाँ कर देंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कंपाउंड हो गया, और Ca का 1/2 हो गया। तो इस तरह लिखा हुआ है। अब इस सॉल्ट को एक फेंटोन्स रिएजेंट, ये वाला H2O2 Fe3 के प्रेजेंस में इसका भी रिडक्शन हो जाता है, और ये रिडक्शन से CHO, मतलब ये जो पूरा पार्ट जो है, ये पार्ट ओवरऑल होता क्या है कि CO2 बन के निकल जाता है ऐसा, ठीक है। और ये वाला कन्वर्ट हो जाता है जैसे में ऐसा CH, और ये कंप्लीट करके OH, और यहाँ पे OH, या तो मान के चलिए ऐसे हुआ, पहले इसको थोड़ा समझा रहे हैं ऐसे। फेंटोन रिएजेंट क्या करता है, इसको CO2 बना निकाल देता है, तो यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ OH हो गया, प्लस CO2 बना निकाल दिया, और ये फेंटोन रिएजेंट इस ऑक्सीजन को दे करके यहाँ OH कर देगा और COOH कर देगा, ऐसा ऑक्सीडेशन कर देगा। तो ये तो पूरा गायब हो गया, और ये जो है आपका CHO में बदल गया। तो इस तरह से एक कार्बन कम हो गया। तो आपको ये रफ डिग्रेडेशन में स्टेप्स याद रखने हैं कि किसका कौन सा स्टेप में क्या है। पहले तो ब्रोमीन वाटर से कार्बोक्सिलिक में बदलते हैं, और उसको कैल्शियम कार्बोनेट से सॉल्ट में बदलते हैं, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट में बदलते हैं, और उसको फिर आप फेंटोन रिएजेंट से आपको रिएक्शन करते हैं, और वो आपका एक कार्बन कम करके CO2 निकाल करके इसको एल्डिहाइड में बदल देता है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं रफ डिग्रेडेशन। ये स्टेप्स आपको याद रखने, रफ डिग्रेडेशन तक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इस तरह से जो इस सिलेबस का जो मेन पार्ट था वो खत्म हो गया। इसके अलावा भी हम बात करेंगे आगे, लेकिन फिर से इसको हम बात कर रहे हैं कि आप लोगों के सिलेबस में 2 पॉइंट्स था। एक तो ग्लूकोज से फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज से ग्लूकोज कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, दूसरा कार्बन का चेन को बड़ा करने का और छोटा करने का तरीका क्या है। तो वो दोनों में आपको स्पष्ट याद रखना है कि स्टेप्स क्या क्या यूज हुए, ठीक है। ग्लूकोज से फ्रुक्टोज में बदलने का तरीका क्या था, पहले ओसाजोन बनाना था, हाइड्रोलाइसिस करना था, उसके बाद जिंक और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करके आपको फ्रुक्टोज बना देना था। आपका फिर फ्रुक्टोज से ग्लूकोज कैसे बनाना था, उसमें भी आपको सारे स्टेप्स याद रखने हैं। उसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आखिर ये कार्बन को चेन को कैसे बढ़ाते हैं, किस मेथड से बढ़ाते हैं, तो क्लियानिक फिशर सिंथेसिस से बढ़ाते हैं। रफ कार्बन का चेन को छोटा किससे करते हैं, तो रफ डिग्रेडेशन से करते हैं। और क्लियानिक फिशर सिंथेसिस में स्टेप्स क्या है और इसका स्टेप्स क्या है, ये सारे स्टेप्स को आपको याद रखना है, ठीक है। सर हेमी एसिटल और एसिटल में रिड्यूसिंग नेचर देखना नहीं आता, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हेमी एसिटल और एसिटल में रिड्यूसिंग नेचर समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, समझा देंगे, बहुत इजी। आगे उसको आएगा, अभी आगे आएगा उसको बताएंगे।
वुल्फ डिग्रेडेशन में भी स्टेप याद रखना है, बहुत ज्यादा कुछ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रफ डिग्रेडेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हेमी एसिटल और एसिटल का मतलब हम समझाना चाह रहे हैं कि है क्या, आखिर उसी को आगे बताने वाले थे ऐसे। आप लोगों को पता है कॉन्फ़िगरेशन में कि जो लास्ट वाला जो OH रहता है राइट साइड होता है तो डी कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अगर सबसे एक लास्ट कैसे कहलाएगा, सबसे देखिए ये भी समझना है। अभी हम बता रहे हैं एसिटल हेमी एसिटल। लास्ट कहने का मतलब जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जैसे मान लो CHO हो गया, COOH में हो गया, तो उसके सबसे लास्ट जाना है। और जो सबसे लास्ट में कायरल सेंटर दिखेगा उसमें देखना है। अगर उसका OH राइट रहे तो डी कॉन्फ़िगरेशन, अगर उसका OH लेफ्ट रहे तो एल कॉन्फ़िगरेशन। मान लो इसी कंपाउंड को ऐसे लिख दें हम, CHO OH H H OH OH H H OH और CH2OH, तो ये कैसा है, तो ये एल कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों? क्योंकि इसके जस्ट लास्ट में जाएंगे और कैरल सेंटर ये है। इस कंपाउंड को हम केवल उलट दिए, देखो इस कंपाउंड को ऐसे कर दिए, मतलब इसको ऐसे पकड़े और ऐसे कर दिए। तो इसलिए हमेशा लास्ट कहने का मतलब जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब आ तो CHO या तो COOH, उसके लास्ट में जो कैरल सेंटर है उसका OH देखो लेफ्ट रहेगा तो एल, राइट रहेगा तो डी। ठीक है, अब आता है कि आखिर सर एसिटल हेमी एसिटल कैसे पहचान करें। ठीक है, इरिथ्रोज थ्रियोज बता दिए कि अगर दोनों OH सेम साइड रहेगा तो इरिथ्रोज होगा, अगर ऑपोजिट रहे तो थ्रियोज होगा। और इरिथ्रो थ्रियो के लिए कम से कम 2 कायरल सेंटर होना चाहिए। ठीक है, आगे अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ ईथर, यही हम समझाना चाहेंगे आपका क्वेश्चन को कि क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। देखिए हेमी एसिटल जो है, हेमी एसिटल और एसिटल दोनों में डिफरेंस क्या है, और दूसरा बात हेमी कीटल और कीटल, इसका पहचान कैसे करें। तो सबसे पहले देखिए अगर किसी कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, और एक ऑक्सीजन से हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा हुआ है, और एल्डिहाइड से है, मतलब एल्डिहाइड मतलब क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O और H, तो RH तो रहना ही है, तो ये कहलाएगा हेमी एसिटल। क्यों? क्योंकि एक जगह एल्डिहाइड का पहचान क्या है, हाइड्रोजन होना चाहिए और एक जगह कार्बन होना चाहिए, और एसिटल का पहचान है एक जगह से एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन से और एक कार्बन से, तो इसको मतलब हेमी एसिटल। एसिटल कहने का मतलब है, एसिटल कहने का मतलब है दोनों से कार्बन जुड़ा रहना चाहिए, तो उसको बोलते हैं एसिटल। अब हेमी कीटल मतलब कीटोन, R और हेमी मतलब एक से OH और एक से OR, कीटल मतलब R एक से OR एक से OR। सबसे पहले हेमी एसिटल, एसिटल कीटल, हेमी कीटल का पहचान ही है कि एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन होना चाहिए, एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो हेमी कब होगा, जब हाइड्रोजन रहेगा, और कंप्लीट कब होगा, जब दोनों ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा रहेगा। ये तो पहचान हो गया। दूसरा दूसरा ये है कि एसिटल कब होगा, जब एक कार्बन से हाइड्रोजन एल्काइल होगा और एक कार्बन से अगर कार्बन कार्बन रहेगा तो कीटोन कहलाएगा। तो ओवरऑल यहाँ तक में अगर सारा चीज समझ में आ गया है तो क्लियर करके आप कमेंट करेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। फिर रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के बारे में समझाएंगे इसको, एक बार कमेंट करेंगे। चलिए सभी को समझ में आ गया है। अब यहाँ पे देखिए कि जब एक कार्बन से जब ये OH होता है ना, मतलब हेमी वाला जो होता है वो रिड्यूसिंग होता है, और अगर OH नहीं होता तो रिड्यूसिंग नहीं होता, नॉन रिड्यूसिंग होता है। तो ये तो समझ में आ गया कि रिड्यूसिंग कब होगा, नॉन रिड्यूसिंग कब होगा। मतलब एक OH फ्री रहेगा तो रिड्यूसिंग होगा, अगर OH फ्री नहीं रहा तो रिड्यूसिंग नहीं होगा। आगे इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के सिलेबस में फॉर्मेशन ऑफ ईथर,
तो फॉर्मेशन ऑफ ईथर के लिए ना ये रिएजेंट याद रखिएगा कि जो CH3 ये प्लस है, SO4 2 माइनस, मतलब मिथाइल सल्फेट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में यूज करते हैं तो ये जो है ईथर बन जाता है। मतलब जहां जहां OH है, जैसे OH है तो अब देखो देखो SO4 नेगेटिव है तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव को ले लेगा और CH3 प्लस से रिप्लेस हो जाएगा, ये CH3 प्लस से हो जाएगा, जितना जगह OH है सब जगह CH3 चला जाएगा, ईथर हो गया। और इसी को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये SN2 रिएक्शन है, SN2 मैनर में ये ऐसा करता है कि ये इसको अटैक करता है और ये निकल जाता है ऐसा, ठीक है। तो सब जगह पे आपका ईथर बन गया। देखो क्या है, कार्बन ऑक्सीजन ईथर। तो आपको ये रिएजेंट ये देख करके समझ आना है कि इसमें रिएक्शन क्या होगा। तो जहां पे भी OH है ईथर बना दो, खत्म हो गया, और क्या है ना। चलिए आगे। और यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों यूज करते हैं, ताकि इसका रिएक्टिविटी को बढ़ा दे। जैसे मान लो कि एक OH है और सोडियम हाइड्रोक्साइड से O माइनस हो गया, अब CH3 प्लस, अब इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, इससे ज्यादा रिएक्टिव होगा भाई। जैसे मान लो कि हम सोच रहे हैं कि फोन लेंगे फोन लेंगे फोन लेंगे फोन लेंगे, मतलब जब फोन है, जब जनरली क्या होता है जब काम चल रहा होता है ना, तो लेंगे लेंगे लेंगे, इच्छा तो है, पैसा भी है, लेकिन अब क्या होगा कि मेरा कोई फोन चोरी करके ले चला जाएगा, तो मेरा एक्टिविटी को बढ़ा देगा, मैं ज्यादा क्यूरियोसिटी मेरा बढ़ जाएगा उस फोन को लेने में। क्यों? क्योंकि अब मैं परेशान हो चुका हूं, अब चार्ज आ चुका है मेरे ऊपर, मेरा जो भी था वो भी चला गया, मतलब ठीक है। अब ये इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड बता रहा है कि जो ऑक्साइड बना देता है, हाइड्रोक्साइड ग्रुप को अल्कोक्साइड बना देता है, जो कि ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको हम यूज करते हैं। इसको नहीं यूज करते तो भी रिएक्शन हो जाता, लेकिन उतना फास्ट नहीं होता, उतना ज्यादा नहीं होता, ठीक है। चलिए वही चीज बताना चाह रहा है ओवरऑल, SN2 में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बाकी बात ये सारा चीज तो आपको पता ही है, ये सारा चीज कैसे कैसे रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब अगर मान लो ये कंपाउंड बन गया मेरे पास, ठीक है, ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब इसको हम चाह रहे हैं कि भाई अब हट जाओ। जैसे बिहार में एक बार जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे ना, नीतीश सरकार बनाए थे, तो फिर बाद में बोले तो हट जाओ, तो वो बोले नहीं, क्यों हटेंगे हम, मेरा कुछ आत्मसम्मान नहीं है क्या। तो मान लो किसी वजह से कोई गलती से सब जगह OCH3 आ गया, और अब चाह रहे हो कि सारा OCH3 हट जाए, और हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो, तो एक चीज जान लेना कि सब का सब OCH3 नहीं हटेगा, केवल एक हटेगा। कौन हटेगा? केवल और केवल ये वाला हटेगा, जहां से दो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मतलब एनोमेरिक कार्बन वाला ही जुड़े हटेगा, एनोमेरिक कार्बन ही वाला हटेगा। ऐसा क्यों हटेगा? उसका रीजन है, उसका रीजन इसलिए है, देखिए समझिए। अगर मान लीजिए एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे OCH3 है, और यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन कुछ भी है, हाइड्रोजन है R है। अब ये क्या करता है कि H प्लस जो है, ये जो H प्लस है इसके पास बैठता है, H प्लस बैठा, प्लस हो गया। अब जैसे ही किसी कंपाउंड के पास चार्ज आया तो वो निकलना चाहेगा, लेकिन सपोर्ट चाहिए ना। जैसे मान लो एक घर में हो और कोई लड़का को, मतलब किसी भी इंसान हो सकता है घर में, और उसके साथ कोई भी हो सकता है, किसी का पापा के साथ नहीं बन रहा है, किसी का सास के साथ नहीं बन रहा है, किसी का हस्बैंड के साथ नहीं बन रहा है, मतलब नहीं बन रहा है। तो उस परेशानी से इंसान कब निकलता है? जब कोई ऑप्शन आता है तब ना, अदरवाइज घुटता है, परेशानी को झेलता है। तो हर एक के साथ यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आया मतलब परेशानी आया। किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं चाहिए, ठीक है, मतलब चार्ज के साथ कंपाउंड रहना ही नहीं चाहता है। तो अब हर के पास प्लस बनेगा, ऐसा नहीं किसी के पास बनेगा, सबके पास प्लस बनेगा, लेकिन किसी के पास निकलने के लिए नहीं है। लेकिन इसके पास ये जो लॉन पेयर है वो अटैक करेगा और ये निकल जाएगा ऐसे। तो ऐसे निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, R H डबल बॉन्ड O,
बाकी बार ये जुड़ा हुआ है ऐसे। जैसे मान लो कि ये जो है लॉन पेयर इधर अटैक करेगा और ये निकल जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O प्लस, और ये तो निकल गया ऐसा। और फिर H2O देखो डबल बॉन्ड पे क्या करेगा, H2O अटैक करेगा। अब H अटैक करेगा मतलब OH अटैक करेगा, OH मतलब ये अगर स्टार रहेगा तो जो ये गया है ना वो CH3 पूरा निकल गया, आया क्या है वो स्टार वाला आया है, स्टार वाला आया है। अब यहाँ से H2O अटैक करेगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करेंगे, इसको फ्रेश बना देंगे। RH यहाँ पे OH, सॉरी यहाँ पे भी OH, सॉरी वो क्या O जाएगा यहाँ पे, ये खुलेगा तो O ही था ना, OH तो था नहीं, ये खुल जाएगा O होगा, यहाँ पे O हो जाएगा, यहाँ तो R रहेगा, यहाँ पे OH आ जाएगा ऐसा, यहाँ OH और यहाँ पे O। लेकिन ऐसा किसी के साथ हम प्लस बनने के बाद भी यहाँ से कोई अटैक करने वाला नहीं था जो ये निकल जाए, ये अटैक करने वाला नहीं था जो निकल जाए, ठीक है। जिसके कारण से ये जो है केवल इसी कार्बन से आपका OCH3 गायब हुआ और OH आया, ठीक है। तो आई होप ये प्रोसेस समझ में आया होगा कि इस कंपाउंड को हाइड्रोलाइसिस करने के बाद केवल एक ही जगह से जहां पे दो ऑक्सीजन रहेगा, हम इसलिए दो ऑक्सीजन बोल रहे हैं कि एग्जाम में ऐसा थोड़ी कि दोनों ऑक्सीजन वाला ऐसे इस कंपाउंड को ऐसे रोटेट कर दे, यहाँ ऑक्सीजन या यहाँ कार्बन कर दे ऐसा, मतलब ये इधर कर दे। तो इसलिए ध्यान देना है कि जहां पे दो ऑक्सीजन है वही वाला वो CH3 निकलेगा और ये OH में कन्वर्ट होगा। और ये OH कौन सा आएगा, वाटर वाला आएगा। मान लो ये स्टार वाला है तो ये स्टार वाला है। मैकेनिज्म क्लियर है तो आप लोग कमेंट करेंगे यस, और नहीं है तो फिर से फ्रेश बताएंगे जल्दी से। सर नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखिए हम बोल रहे हैं कि H जो है ये प्लस, यहाँ पे प्लस बनेगा है ना, यहाँ पे आकर के प्लस बनेगा। अब ये जो लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर यहाँ आएगा और ये OCH3 को निकाल देगा, तो ये क्या बनेगा, देखो ये O है तो ये ऐसे ऐसे बॉन्ड है, ऐसे रख दिए बॉन्ड, और इधर डबल बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड कर दिए, इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए प्लस, और इस कार्बन पे ऐसे है ना, इस कार्बन से ऐसे है ऐसे, और एक इधर हाइड्रोजन है, निकल गया, ठीक है। बाकी बात इतना स्ट्रक्चर पूरा पार्ट इधर ही है, इधर इतना पार्ट स्ट्रक्चर इधर है, मेन जो यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे उसी को हम ले रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया और ये निकल गया, तो निकल गया क्या हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, तो डबल बॉन्ड बना दिया यहाँ पे, ठीक है ऐसे। अब H2O अटैक करने आया, H2O जो है वो अटैक करने आया, तो H2O अटैक करने आया तो क्या हो गया, H2O अटैक किया और ये खुल गया, तो हुआ क्या, ये ऑक्सीजन खुल गया मतलब ऐसे हो गया, और ये C और O के बीच एक बॉन्ड है, और ये C के बाद इधर, और C के बाद इधर H, और अभी क्या आया है, OH आया है, OH और H प्लस आया है। अब इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे क्या हो जाएगा, O इधर हाइड्रोजन और इधर OH, मतलब ये H प्लस निकल जाएगा, वाटर इसको H को ले लेगा तो ये बन जाएगा। तो ओवरऑल हुआ क्या, देखो O C के नीचे OH, इधर H, और बाकी बस जो जैसा कंपाउंड था, ये ऐसे ऐसे कंपाउंड था उसके आगे जैसा था वैसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा और किसी के साथ नहीं था जो अटैक करे और CO निकल जाए, केवल इसी के साथ एक ऑक्सीजन का लॉन पेयर था जो अटैक करके निकाल सकता था, जिसके कारण उसी कार्बन का वो CH3 निकला जिस कार्बन पे एक और ऑक्सीजन था। अब क्लियर है, ऐसा ना जल्दी से। अब क्लियर है, संकोच नहीं करना, नहीं समझ में आया तो फिर रिपीट लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर पहले भी जान चुके हो कि एसिटिक अनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं, एसिटिक अनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O O CO CH3, तो ये जो पॉजिटिव पार्ट मिथाइल के जैसा क्या होगा, COCH3 हर जगह पे आ जाएगा, COCH3 O पहले से रहेगा, O पहले से COCH3, तो सब जगह एस्टर बन जाएगा।
सब जगह क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, यहाँ पे कुछ है नहीं। तो ईथर बनाने के लिए क्या करते हैं, मिथाइल सल्फेट का यूज करते हैं। एस्टर बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो एसिटिक अनहाइड्राइड का यूज करते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल याद रखना है और रिएक्शन याद रखना है, ठीक है। पेंटा इसमें भी बनेगा, पेंटा उसमें भी बनेगा, दोनों में कोई है डिफरेंस नहीं, ठीक है। अब ये सब चीज तो पहले से डिस्कस कर चुके हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब, ठीक है। अब डाइसैकेराइड्स के बारे में पढ़ते हैं कि डाइसैकेराइड्स क्या है। ऐसे सिलेबस में आप लोगों को मोनोसैकेराइड्स तक ही था, आप लोगों का सिलेबस खत्म हो चुका है, लेकिन ओवरव्यू थोड़ा सा दे देते हैं आगे। और ओवरव्यू देने से पहले जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर खत्म हो चुका है कार्बोहाइड्रेट, यहाँ तक पूरा कार्बोहाइड्रेट चैप्टर आई थिंक आप लोग को आसान लगा होगा, ये बहुत लंबा नहीं लगा होगा। और एक स्ट्राइक करेंगे ना कंसेप्ट पे, जितना कंसेप्ट याद रखना है केवल उसी को सोचना है, ठीक है। देखिए हम बार बार बोलते हैं अगर ये पेन है तो पेन है याद रखना है, और क्या नहीं है ये इन्फिनाइट चीज नहीं हो सकता है। ये लड़का नहीं हो सकता, लड़की नहीं हो सकती है, मोबाइल नहीं हो सकता, डिजिटल बोर्ड नहीं हो सकता, बहुत चीज नहीं हो सकता है। तो कोशिश करना है कि क्या होता है, उसके अलावा नहीं होना उसके बारे में बाद में सोच लेंगे। पहले जब होता है वो चीज याद रहेगा तो क्या नहीं होता है ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो कोई भी चैप्टर का जो मेन की पॉइंट होता है कम से कम उसको याद रखना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट चैप्टर जो है एक बहुत छोटा सा बहुत आसान सा लगा होगा, और आप लोग एग्जाम्पल अगर याद कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन वहीं से सारा कंसेप्ट घूमता है, वहीं से सारा सर्कल घूमता है। और कुछ स्टेप्स याद करने थे जो कि आज का लेक्चर में बताए, ठीक है। कि आखिर ग्लूकोज से फ्रुक्टोज में क्या स्टेप्स होते हैं, फ्रुक्टोज से ग्लूकोज में क्या स्टेप्स होते हैं, कार्बन को बड़ा करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, कार्बन को छोटा करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं, और एस्टर फॉर्मेशन, ईथर फॉर्मेशन तो एक सो इजी कंसेप्ट है कि कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, मिथाइल सल्फेट ईथर के लिए और एसिटिक एनहाइड्राइड एस्टर के लिए। और अगर इस चीज को अगेन एंड अगेन अपने आप से बात करेंगे कि इसके लिए यूज करते हैं, इसके लिए यूज करते हैं, मतलब आपको अपने आप से बात करते रहना है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, और उम्मीद भी रखते हैं कि क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा और अगर आसान लगा होगा तो बस कमेंट करेंगे यस, और नहीं तो वो भी कमेंट करेंगे कि कर लेंगे आसान। जल्दी से कमेंट करेंगे तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें भी बहुत कुछ है नहीं ऐसे, जल्दी से। चलिए सबको समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं। टू दी पॉइंट देखेंगे, आप लोगों को जो नोट्स मिलेगा उसमें आप लोगों को मेंशन है कि कौन सा क्या बन रहा है, अल्फा किस में बन रहा है, बीटा किस में बन रहा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इसमें आपको ये याद रखना है कि डाइसैकेराइड्स जो होता है तीन जनरली पढ़ना होता है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। तो इसमें अल्फा बनता है और ये बीटा बनता है, ठीक है। और इसमें अल्फा अल्फा बनता है और ये बीटा क्या बनता है, थोड़ा सा एक बार देख भी लीजिएगा, अल्फा बीटा कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रुक्टोज बनता है, अल्फा ग्लूकोज बनता है, बीटा ग्लूकोज बीटा गैलेक्टोज बनता है इसका हाइड्रोलाइसिस से। ये तो याद करना है, ठीक है। कि सुक्रोज से क्या बनता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। आपका माल्टोज से क्या बनता है, ग्लूकोज ग्लूकोज अल्फा अल्फा ग्लूकोज ग्लूकोज। इसमें बीटा ग्लूकोज उसके बाद जो लिंक होता है इसका 1,2 होता है, इसका 1,4 होता है, इसका 1,4 होता है, ये भी याद रखना है। जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है वो सुक्रोज में कैसा बनता है 1,2, इसमें कैसा बनता है 1,4, इसमें कैसा बनता है 1,4, ये भी याद रखना है। तीसरा चीज आपको याद रखना है कि ये नॉन रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है, और ये आपका रिड्यूसिंग है। जो नॉन रिड्यूसिंग होता है या तो 1,1 इंट्रेक्शन होता है या तो 1,2 इंट्रेक्शन होता है, 1,2। नॉन रिड्यूसिंग जो होता है जनरली वो आगे देखेंगे इसके बारे में, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। इसको देखिए आप कि सुक्रोज से क्या डिसोसिएट होता है वो आपको याद रखना है, किस टाइप का लिंकेज है वो आपको याद रखना है, उसका कैसा प्रॉपर्टीज है वो याद रखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछ जाएगा, ठीक है। इतना ही याद रखना है, ठीक है। इसके आगे आपको कुछ भी ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, इसी को एक्सप्लेन करेंगे आगे। जैसे मान लीजिए ये है, देखिए ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी फ्रुक्टोज है।
देखिए हम क्या बोले थे, उस कार्बन को देखिए ग्लूकोज में जहां से 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, उस इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मतलब क्या है, ये एनोमेरिक है, ये एनोमेरिक है, एनोमेरिक कार्बन। और इसका भी 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है यहाँ से देखिए, मतलब ये देखिए ना, यहाँ से 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और इसका भी इधर से 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है क्या, हाँ इधर से 1 ऑक्सीजन, एक इधर से 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसका भी, मतलब ये भी। अगर दोनों एनोमेरिक कार्बन, अगर दोनों एनोमेरिक कार्बन के पास कोई भी OH नहीं है, देखो यहाँ पे भी OH नहीं है, यहाँ पे भी OH नहीं है, दोनों, ये है आपका एसिटल और ये है आपका कीटल। क्यों कीटल है, देखो एसिटल मतलब एक हाइड्रोजन एक कार्बन, एक हाइड्रोजन एक कार्बन, उसके बाद 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कार्बन से, दूसरा ऑक्सीजन भी कार्बन से, मतलब एसिटल है। और ये वाला भी देखेंगे तो कार्बन फिर कार्बन, कार्बन फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये भी, इसमें भी, इस कार्बन पे भी कोई OH नहीं है, जिस कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ उस पे किसी एक पे OH होना चाहिए, इस पे नहीं है, इसका मतलब दोनों का दोनों नॉन रिड्यूसिंग है। कोई एक ऐसा जगह नहीं है जहां पे रिड्यूस किया जा सकता है, मतलब ये ओवरऑल क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसको हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज। कहाँ कहाँ लिंक कर रहा है, 1 पे कर रहा है और 2 पे कर रहा है, 1 2 पे। बस इतना याद रखना है कि सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस से अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज मिलता है। उसके बाद आपका 1 2 लिंकेज होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी OH, मतलब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, 1 2 पे है, कोई भी OH मतलब हेमी एसिटल या हेमी कीटल के फॉर्म में नहीं है। आगे ये है आपका माल्टोज। देखिए इस माल्टोज में उस कार्बन पे जाइए जहां 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ हो, इस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, एक ऑक्सीजन और एक इधर 2 ऑक्सीजन। यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 2 ऑक्सीजन नहीं, एक ये हुआ, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, मतलब ये हमें 2 जगह पे देखना है। तो देखिए यहीं से स्टार्ट करेंगे ना, 1 2 3 4, एक का 4 हुआ, 1 2 3 4, एक का 4 हुआ, तो क्या हुआ, 1 4 लिंकेज, 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और देखिए ये वाला तो आपका यहाँ पे OH नहीं, लेकिन इस जगह पे OH है, देखो जिस कार्बन पे 2 O है वहां पे एक OH है, मतलब ये रिड्यूसिंग हुआ, ये रिड्यूसिंग है, मतलब रिड्यूस कर सकता है। तो क्या बना, अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज बना, वही हम बता रहे थे, 2 अल्फा ग्लूकोज बनेगा माल्टोज से, 2 अल्फा ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। रिड्यूसिंग होगा, 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, ठीक है। आगे लैक्टोज की बात करेंगे, बीटा डी ग्लैक्टोज है, अल्फा बीटा अल्फा डी ग्लूकोज, यहाँ पे बीटा होगा, एक बार कंफर्म कर लेना NCERT से, ठीक है। देखिए अब इसमें भी देखेंगे तो लिंकेज देखेंगे, क्या है लिंकेज, यहाँ से एक ऑक्सीजन, सॉरी एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, इसको देखना है। यहाँ से देखिए एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे OH खाली है, तो 1 4 लिंकेज है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो एनोमेरिक कार्बन होता है, अगर एल्डिहाइड है तो वहीं से स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर, 1 2 3 4, 1 2 मतलब एक 1 4 लिंकेज है, बीटा डी ग्लैक्टोज है, ग्लैक्टोज है, ग्लूकोज है, और तो तीसरा रिड्यूसिंग शुगर है। तो इतना ही आप लोग को जानना था, और इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाने नहीं दिया जाएगा, और अगर वो ऊपर का स्ट्रक्चर पता है तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ये सब चीज़ ऑलरेडी बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीका से आप लोग का चैप्टर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। और पॉलीसैकेराइड्स अगर देखेंगे तो एक बार पढ़ लेंगे, ऐसे सिलेबस में आप लोग को नहीं है, आप पढ़ सकते हैं कि स्टार्च से आप लोगों को ग्लूकोज कैसे कन्वर्ट होता है, डेक्सट्रीन माल्टोज ग्लूकोज बनता है। स्टार्च में आप लोगों को 2 चीज़ याद रखना है, अमाइलोज क्या होता है और अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, अगर आप लोग सिलेबस से थोड़ा सा आगे पढ़ना चाहेंगे तो। अदरवाइज आप लोगों को पॉलीसैकेराइड्स सिलेबस में नहीं है, पर भी आप लोग पॉलीसैकेराइड्स स्टार्च तक कम से कम याद रख लीजिएगा कि ग्लूकोज स्टार्च अमाइलेज जो है ये आपका सोल्यूबल होता है, क्वाइट सोल्यूबल फ्रैक्शन होता है, ठीक है। लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है। अबाउट 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट लिंक्ड होता है, ठीक है, अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से।
जो कि 1,4 लिंकेज होता है। ऐसा देखो अमाइलोज जो है ऐसा है, लीनियर है, ग्लूकोज ग्लूकोज का यूनिट लीनियर है, 1,4 लिंकेज है, ठीक है। ये भी नॉन रिड्यूसिंग होता है क्योंकि कहीं पे भी खाली ओ OH नहीं दिखेगा, क्योंकि वो ये भी ब्लॉक हो जाएगा, ये भी ब्लॉक हो जाएगा। जिस कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है वहां पे कोई भी OH नहीं दिखेगा, जिसके कारण से आपका नॉन रिड्यूसिंग कहलाएगा। अमाइलोपेक्टिन जो है ये इनसोल्यूबल पार्ट है, ये आपको याद रखना है, इनसोल्यूबल पार्ट है, हाईली ब्रांच्ड है, ठीक है, विच डज नॉट गिव ब्लू कलर्ड विथ आयोडीन, आयोडीन के साथ ब्लू कलर नहीं देगा। ये कम रहता है, 25 to 30 डी ग्लूकोज यूनिट रहता है, ठीक है। इन दिस केस द मेन चेन इन्वॉल्व अल्फा लिंकेज बिटवीन 1,4, देखो यहाँ पे दो तरह का लिंकेज है, एक तो 1,4 है, एक तो 1,4 है और दूसरा 1,6 लिंकेज है। देखो इसका 1 और इसका 6, तो इसमें दो तरह का लिंकेज है, 1,4 लिंकेज, 1,6 लिंकेज। ये ब्रांच्ड होता है, ये इनसोल्यूबल होता है, और जो एमाइलोज होता है वो आपका वाटर सोल्यूबल होता है। इसके अलावा आपको इसमें बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेलुलोज की बात करें तो बीटा लिंकेज होता है, ये आपको याद रखना है। उसमें क्या लिंकेज था? अल्फा लिंकेज था। इसके पहले जो अल्फा लिंकेज था, इसमें क्या है? बीटा लिंकेज है। 1,4 लिंकेज है, लीनियर लिंकेज चला जाता है ग्लूकोज का। इतना ही याद रखना है, इसके ज्यादा कुछ ज्यादा याद रखना नहीं है। इस तरह से ओवरऑल चैप्टर का क्या हो गया, द एंड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास मतलब कल के बाद परसों, परसों या तो आप इसी तरह का डेट आप लोग को एक सबमिट कर दे, टेलीग्राम ग्रुप में भी दे दिए हैं, और आप लोग को एक नोटिस के थ्रू भी दे दिए थे कि इस डेज में आप लोगों को एक लाइव क्लास लेंगे, जिससे कि आपको भी पता रहेगा किस दिन में हमें लाइव रहना है, किस दिन में नहीं रहना। उससे आपको मेंटली स्टेबल रहोगे आप, और आप अपना तैयारी पे ज़्यादा कंसंट्रेशन बना पाओगे। जिसके कारण से एक अपना भी प्रॉब्लम को देखते हुए मैं अपना एक फिक्स डेट मेंशन कर दी, उसी डेट में हम लोग 9 o'clock पे मिला करेंगे। और उम्मीद रखते हैं कि ये चैप्टर आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा और कंप्लीट भी हो गया होगा, और नोट्स को भी यहाँ से आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बाकी बाद याद हो जाने के बाद उसको याद रखने के लिए देखिए दो पार्ट है, एक याद करना होता है, एक याद रखना होता है। तो याद करने तक का सफर मेरा है, याद रखने के लिए जो है ना खुद आप जिम्मेदार होते हो। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी 1% लोग फॉलो करता है, याद रखने वाला काम। याद करने वाला काम तक तो चलो ठीक है, सब करते हैं, सब एक जैसा करते हैं, लेकिन जो याद रखता है वही सक्सेस पाता है। तो याद रखना वही है जो आपको सोचते रहना, अच्छा इस चैप्टर में ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। मतलब आपको एक साधु बनना है, साधु। जैसे आसन करते थे ना साधु, सोचते थे कि क्या हो रहा है ब्रह्मांड में, ऐसा क्यों गुस्सा करते लोग पहले। तो साधु लोग सर नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, पहले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो इसके सीक्वेंस में क्या है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है तो पॉलीमर कराएंगे, सीक्वेंस में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग को मिलते हैं कल या परसों, जिस डेट में भी होगा, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही। गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। और सर सेकेंड बात, सर ये सब जो हो रहा है आंदोलन वगैरह कि आज होगा कल होगा, होगा ही, आपको एक बार पढ़ना ही है, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन होना ही नहीं है आपको। देखिए सीधा से क्लियर पढ़ना है, फॉर्म भरा है, एग्जाम होगा, नौकरी होगा, ठीक है। उस प्रोसेस में लेट होगा, जल्दी होगा, परेशानी होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी, लेकिन ये होगा तो जरूर, ठीक है। और अगर मान लो 1% अगर मानते नहीं होगा, और इलेक्शन भी आ रहा है तो होगा ही होगा, इसलिए एग्जाम मान के चलिए होना ही होना चाहिए जैसे भी हो, ठीक है। फॉर्म भराया है तो एग्जाम भी होगा और सिलेक्शन भी होगा, उसके बीच में जितने जितना भी हो आप उस पर टाइम दीजिए, आप उस पर सोचिए। लेकिन आपको अगर रैली में जाना चाहिए, लेकिन 1 घंटा जाइए, ठीक है, 2 घंटा जाइए, एक दिन जाइए, लेकिन उसके अलावा टाइम में आप पढ़िए ना। कि दोनों काम आपका जिम्मेदारी है। आप अगर आवाज़ नहीं उठा रहे तो वो भी आपका गलत है कि आप अपने मांग के लिए आवाज़ नहीं, अगर आप नहीं पढ़ रहे वो भी आपका गलत है। दोनों को बैलेंस करके चलिए, किसी एक को 100% नहीं करना है ना। तो इसको मान के चलिए, एग्जाम जब फॉर्म भराता है तो एग्जाम होता है, और एग्जाम होता है तो सिलेक्शन भी होता है, ठीक है। पंचायत सचिव वाले 3 से 4 साल लटका रहा, लेकिन आया ना ओवरऑल। कोई भी एग्जाम फॉर्म भराता है मतलब कोर्ट, फिर फॉर्म भराने के बाद कोर्ट आता है आगे, कोर्ट आकर के बोलता है भाई तुमको लेना पड़ेगा एग्जाम।
उस प्रेशर में फिर अच्छो मतलब एक लेवल तक भी जा सकता है, उसके बाद तो होना ही है ना। फॉर्म नहीं भरा है तो चलो ठीक है, बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन फॉर्म भराने से पहले बहुत सारा प्रेशर आता है, तब फॉर्म भराता है। फॉर्म भराता है उसी समय बजट निकलता है, पैसा उसका फिर सेंक्शन हो जाता है कि अरे इसका पैसा मतलब कितना खर्च होना है, नौकरी देने से लेकर के सब कुछ सैलरी तक पूरा उसी समय कैलकुलेशन हो जाता है। तो फॉर्म निकलने से पहले सब कुछ मेन प्रोसेस हो जाता है। तो एग्जाम होगा ये मान के चलिए, और अपना तैयारी करते रहिए, ठीक है। ओके। सभी को गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट।